प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुच्छेद 55 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जी अनुच्छेद जब 54 देखा तो उसमें देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें देखा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं वो भी सम्मिलित थे। तो इन सदस्यों के द्वारा गठित जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा इस राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो अपना मत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को वरीयता के अंकन करते हुए देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक मतदाता जो होता है उसे उतना ही मत देने का अधिकार होता है जितने कि उम्मीदवार होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 58 है वो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख करता है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पद हेतु वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जो भारत का नागरिक है, यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है कि वो भारत का जन्मजात नागरिक ही हो, केवल उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अब वो जन्मजात भी हो सकती है या बाद में प्राप्त की हुई हो सकती है। दूसरी बात ये आती है कि 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वो राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हो सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति पद हेतु अधिकतम जो ऊपरी आयु है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो मिनिमम जो आयु है वो बताई गई है और वो मिनिमम आयु है 35 वर्ष। तीसरा है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है कि वो लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि लाभ का पद पर हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है, जिसमें पहली बात यह है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक पद पर रहता है। दूसरी बात ये बताई गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र है वो कभी भी सौंप सकते हैं। तीसरी बात यह है कि संविधान का अतिक्रमण यदि कोई राष्ट्रपति करता है तो उन पर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी, और जब महाभियोग प्रक्रिया पारित हो जाती है तो उनसे पद से हटा दिया जाता है। और चौथी बात यह है कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में भी तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 56 में ये विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति द्वारा पद शपथ ली जाती है। तो पद शपथ कौन दिलाता है और पद शपथ में किस बात की शपथ ली जाती है। तो अनुच्छेद 60 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, और माना कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद शपथ दिलाई जाती है। और जो राष्ट्रपति पद शपथ लेते हैं तो उस समय राष्ट्रपति पद के कार्यपालन की, नंबर 2 संविधान विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, और भारत की जनता की सेवा और उसके कल्याण में संलग्न रहने की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा पद शपथ ग्रहण की जाती है। थैंक यू।